बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जब से इलेक्शन शेड्यूल आया सबको अंदाज़ा था कि पीटीआई के लिए इलेक्शन का हर मरहला पहले मरहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। हर मरतबा पीटीआई ने यही कहा कि हमारे पास प्लान ए, बी और सी मौजूद है। अब तो बल्ले का निशान भी छिन गया। पीटीआई के पास प्लान है क्या? देखें, एक तो वो प्लान है जो जो फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से, उसके बाद पीटीआई ने बिट्स एंड पीसेस में मीडिया टॉक्स में, कुछ इंटरव्यूज में वो सामने रखा है कि हमारा ये प्लान है। अब जी। बल्ले का निशान चला गया, हमने ये करना है, ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। लेकिन ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि कहानी शायद उससे बहुत मुख्तलिफ है जो लोगों के सामने है। सही। कहानी बिल्कुल कुछ और ही है। और मामला जो है वो अडियाला जेल उसके हवाले से है। सही। कैदी जो है ना, जी। वो मान जाए एक बात पे, कोई हम्म। एक दो बातें उनके ऊपर मान जाए। हम्म। और ये इलेक्शन तक अभी ज़ाहिर है कि मराहिल आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहले तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने अपना जो प्लान रखा है वो सबसे, मेरा ख्याल है कि जामे अंदाज में अगर किसी ने उसको आर्टिकुलेट किया है वो बैरिस्टर अली जफ़र साहब है, जी। सेनेटर अली जफ़र साहब। सही। वो कानूनदान भी हैं, पीटीआई की कोर टीम का हिस्सा भी हैं, इमरान खान के साथ तवातर के साथ राब्ते में भी हैं, मुलाकातें भी करते हैं। और उन्होंने इस बल्ले के निशान के छिन जाने के हवाले से जो फैसला आया, उस फैसले के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली उसमें है क्या। जी। क्या उन्होंने आउटराइटली जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि बस आप ठीक है, ओके, बल्ले का निशान खत्म, या इसमें कुछ और भी है? जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको समझना। लेकिन फिर मैं आपके सामने रखूंगा और एनालिसिस रखूंगा, हम्म। बट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो खबरें चल रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो जिस तरीके से नज़र आ रही है, क्या एग्जैक्टली वो वैसे ही है, या इसमें पसे पर्दा कोई बहुत ही गहरे किस्म के नुक्ते जो है वो जुड़े हुए जी। हैं, डॉट्स जो है वो कनेक्ट होते हैं कहीं पर, एंड दे स्टार्ट मेकिंग सेंस जब आप उनको ज़रा थोड़ा सा गैर जज्बाती अंदाज में, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। बहुत ज़्यादा करीब जाने के बजाय थोड़ा सा जूम आउट करके जब आप उनको देखते हैं कि नहीं यार, इसमें एक पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है, और वो हम्म। पैटर्न क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अली जफ़र साहब हैं वो हामिद मीर के शो में थे। हम्म। हामिद मीर ने उनसे सवाल किया कि गौहर अली खान कहते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आपको इस फैसले की तवक्को थी, ये जो बल्ले का निशान के हवाले हम्म। से आया, और क्या आपको उम्मीद है कि बल्ले का निशान वापस आ जाएगा? उस पर सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हम सियासत और अदालती तारीख के एक बहुत तल्ख दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर कदम अकलमंदी और हिकमत से गुजारना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किया तो उसका मतलब था कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखें, क्योंकि निशान के बगैर कोई जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, ना मखसूस नशिस्तें ले सकती है, ना उम्मीदवार उतार सकती है। इसका मकसद पीटीआई को डिसफंक्शनल करना था। हम्म। इस फैसले के खिलाफ हम पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए क्योंकि जिस इलेक्शन को चैलेंज किया गया था और जिसकी वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था, वो पेशावर में हुआ था। और 4 घंटे की तवील बहस सुनने के बाद सिंगल मेंबर बेंच ने यह कहा कि फिलहाल इस मामले को डिविजनल बेंच के सामने भेजते हैं। सही। लेकिन जब तक डिविजनल बेंच बैठेगा, 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक, जी। आ, उस वक्त तक हुक्म इम्तनाई दे दिया हम्म। कि सिंबल दे दिया जाए, इस दौरान निशान दे दिया जाए बल्ले का, ताकि ये ना हो कि वुमेन सीट्स जो खवातीन की मखसूस रिजर्व नशस्तें सीट्स है हैं जी। और अकलियतों की नशस्तें निकल जाएं और उम्मीदवार भी आज़ाद हो जाएं, इसका ख्याल रखते हुए ये अबूरी फैसला, इंटरिम ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। कहते हैं आज पता चला कि एक और सिंगल मेंबर बेंच ने ये फैसला वापस ले लिया और कहा कि 9 तारीख को डिविजनल बेंच इसको सुनेगा, लेकिन 9 तारीख तक मैं ये ऑर्डर वापस लेता हूं। हम्म। यानी ये जो ऑर्डर वापस हुआ है ये 9 जनवरी तक हुआ है। 9 जनवरी को ये मामला आखिरकार डीबी में जाएगा सही। और 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा और ये देखेगा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था या नहीं। लेकिन इसमें देखें, इसमें हुआ क्या। आगे वो ये कहते हैं कि मुझे तो बहुत अजीब लगी ये बात कि जब 4 घंटे के बाद एक तफसीली फैसला आ गया हो तो फिर एक और सिंगल मेंबर बेंच जी। कोई और ऑर्डर दे दे। हम्म। मेरे ख्याल में तो इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। हम इस पर हैरान तो हुए मगर तैयार भी थे इसके लिए। तैयारी हमने की हुई थी कि अगर आगे भी यही होता है हमारे साथ इलेक्टोरल सिंबल के हवाले से, क्यों कहते हैं फिलहाल तो क्योंकि ये एक इतना गलत ऑर्डर है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो हम सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाएंगे, लेकिन 9 तारीख को हाई कोर्ट में भी पेश होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आखिरकार निशान तो मिल जाएगा और पीटीआई बैठ के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। उसकी वजह बहुत आसान है। हर इदारा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई और, उसको कानून के तहत इख्तियारात दिए गए हैं। यानी अगर कानून इजाज़त देता है तो इलेक्शन कमीशन कोई काम कर सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐसा कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में जांच पड़ताल कर सके या उसकी तहकीकात कर सके या उसको कलअदम करार दे सके। जी। ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कानून या इलेक्शन एक्ट 2017 कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होने की वजह से पार्टी को डिसफंक्शनल कर दे और निशान ही अलॉट ना करे। ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी पार्टी को डिसफंक्शनल कर दे, और उसके लिए ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस है पूरा, वफाकी काबीना के थ्रू वो जाता है, किस तरीके से जाता है, सुप्रीम कोर्ट पे वो किन स्टेजेस से गुजरता है, मराहिल से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करती है, फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर हरकत में आता है। सही। तो वो उन्होंने बिल्कुल ही राइटली पॉइंटेड इट आउट। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ जुर्माना कर सकता है। इसलिए यही सवाल अदालत ने बार बार पूछा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल और दीगर लोग पेशावर हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे सके। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। उसके खिलाफ या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती थी या डिविजनल बेंच का इंतजार किया जाता। मगर एक अजीबोगरीब बात हुई कि एक और दरख्वास्त फाइल की गई और उस दरख्वास्त को सुनने के बाद अजीबोगरीब फैसला किया गया कि ठीक है, डिविजनल बेंच सुनेगा केस, लेकिन फिलहाल स्टे वापस ले लेते हैं। तो उस पर हामिद मीर ने उनसे सवाल किया, आपको लगता है कि मामला हाई कोर्ट में निमट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? तो वो अली जफर साहब कहते हैं कि देखें, इस ऑर्डर के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 9 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट में केस फिक्स्ड है, लेकिन साथ ही 13 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट की तारीख भी है। जी। तो हमारे डेडलाइन। पास वक्त कम है और इस वक्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार तो है कि वो हाई कोर्ट से लेकर मामला जो है वो सुन ले। जैसे आरओ वाले मामले में लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन जस्टिस अली बाकर नजफी का फैसला, और वो भी आगे फिर होनी थी उसकी जी। सुनवाई, बेंच भी बन गया था। 5 कहते वकील हैं बेंच बन हाँ, गया। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको ले लिया था, उस हम्म। मामले को टेकअप कर लिया था और उसी दिन काजी साहब ने वो पूरा केस फड़का भी दिया। याद होगा 15 जी, दिसंबर 11 को, बजे रात को और रात शेड्यूल को भी आ गया था। हाँ, रात को अदालत खुली थी, वो सारा हुआ था। उनका फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन उसको सुनकर फैसला दे दिया था। तो इस केस में भी यही होगा, हम दरख्वास्त देंगे और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उसको जल्द सुन ले, क्योंकि अब वक्त की बहुत अहमियत है। देखिए, काउंट डाउन तो स्टार्ट हुआ है, काउंट डाउन तो चल रहा है और वो डेवलपमेंट राइट होती है, रॉन्ग होती है, लेफ्ट होती है, नॉर्थ जाता है वो हमला, साउथ जाता है, ईस्ट जाता है या वेस्ट, वक्त ने नहीं रुकना, वक्त ने चलते रहना है। 8 फरवरी ऐसे ही पलक झपकते हुए आ जाएगा और ये तमाम मराहिल, इसमें पीटीआई के लिए कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन एक मरतबा ज़रा ठंडे दिल से इन तमाम जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको एक तरफ सामने रख लें और फिर सोचें ये बात, कैसे होगा इलेक्शन? बहुत मुश्किल है। ऐसे इलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, इलेक्शन अगर आपने करवाना है और इस मुल्क को चलाना है, एक हुकूमत बनानी है, इस्तेहकाम लाना है, ये जो गालम गलोच का, गर्मा गर्मी का, मारा मारी का माहौल है, इसको ख़त्म करना है। आपने मुआशी इस्तेहकाम लाना है, मुल्क को किसी रास्ते पे लगाना है, अवाम में एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ नफ़रतें ख़त्म करनी है, सियासतदानों की, इदारों की इस कशमकश और महाज आराई को ख़त्म करना है। क्या ये 8 फरवरी का इलेक्शन किसी भी सूरत अगर ऐसे होना है जैसे ये हो रहा है, तो वो इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव चंद फीसद भी अचीव कर सकता है? नहीं। इसका जवाब आता है नहीं में। फिर क्या हो रहा है? फिर ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जब आपको इससे इस्तेहकाम नहीं मिल सकता, मुआशी इस्तेहकाम नहीं मिल सकता, जो वज़ीर आज़म बनेगा उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, जो वज़ीर आज़म बनेगा उसकी आवाम में जो है वजीराई नहीं वो होगी। पजीराई नहीं होगी, जब कोई इंस्टॉल हो जाता है उसको इंटरनेशनली कोई कबूल नहीं करेगा। एसआईएफसी के लिए आपको पैसे लाने के लिए मसाइल का सामना होगा। लोकल सतह के ऊपर जिस वक्त शोरिश चल रही होगी, एहतजाज चल रहा होगा, इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर
एक अजीबोगरीब किस्म का हिजान बरपा होगा, तो क्या उससे वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? नहीं। मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरीके से एहतजाज पीटीआई पहले करती रही है, अगर उसका सिलसिला जारी रखेगी तो फिर क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? नहीं होगा। जब इन तमाम सवालों का जवाब नहीं में है, फिर ज़हन में अगला सवाल ये आता है कि फिर ये क्यों हो रहा है? जब ये सबको, किसी भी एवरेज ज़हन रखने वाले शख्स को भी ये इल्म है कि इसके नतीजे में आपको जो अहदाफ इस मुल्क के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए, वो अचीव नहीं होते। बिल्कुल आपको ऐसा। हुकूमत बनानी है ना, एक स्टेबल हुकूमत बनानी है, एक ऐसी हुकूमत बनानी है जिसमें आप अपने स्कोर भी सेटल कर सकें, अपने आप को विंडिकेट भी कर सकें, अपने 2017 के बदले भी ले सकें, वगैरह वगैरह वगैरह। अपना अपना सियासी मुस्तकबिल अपनी फैमिली में आगे ट्रांसफ़र करने को भी सिक्योर कर सकें, अपने बच्चों के लिए जनाब एक लेगेसी भी छोड़ के जा सकें, उनके विरासत में उनको पार्टी और मुल्क भी जो है वो उनके हवाले कर लें। इस सूरत हाल में कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल कर सकते। नामुमकिन जब है। इन तमाम सवालों का जवाब नहीं में है, तो फिर ये क्या हो रहा है कि कागज़ात नामज़दगी छीने जा रहे हैं, स्क्रूटनी में बंदे फारिग हो रहे हैं, प्रपोज़ल सेकेंडर उठाए जा रहे हैं, बल्ले का निशान छीन लिया अकबर गया। एस बाबर और वो हम्म। लोग जिनका पीटीआई के साथ प्रैक्टिकली आपको पता है कि वो कोई कोर्ट गए ताल्लुक नहीं नहीं है, है। वो उनकी पटिशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला सुना देता है। उस फैसले पे इंट्रा वो इख्तियार इस्तेमाल कर लिया जाता है जो आइन और कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। हम्म। ये सबको मालूम है कि पार्टी अगर बैन करनी है, टेक्निकली ये बैन ही किया ना आपने, जी, पार्टी को वो कलअदम सुप्रीम करार कोर्ट दे कर दी। सकती है। जब आपने वो कर दिया तो वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। ये भी हो रहा है, फिर उसके बाद मामला जो है वो चला जाता है। देखें, सूरत हाल ये है कि इस सारे के सारे मामले का जो एक मकसद, दो मकासद जो है वो नज़र आते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं जब आप इस सारी सिचुएशन को देखते हैं कि अगर इन तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में है, नहीं में है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, हम्म। तो फिर उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो क्या? पॉसिबिलिटी नंबर 1, हम्म। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि ये सारा कुछ देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा फ़ैसला कर ले जो उसके लिए सियासी खुदकुशी होगा, बाइकआउट। बायकॉट। कि जनाब देखें, इस वक्त माहौल ये है, हम एक वाइट पेपर निकालते हैं, कोई जाके मशवरा देगा जेल में और कहेगा देखें ये हो गया, फलां भी नहीं लड़ रहा, आप भी नहीं लड़ रहे, कुरैशी साहब भी नहीं लड़ रहे, परवेज़ इलाही भी नहीं लड़ रहे, वो भी नहीं लड़ रहा, बस सिर्फ अब ये वो बिल्कुल एक नए सेट ऑफ पीपल, नए चेहरे, ये लोग हैं, इन्हीं के कागजात एक्सेप्ट हुए हैं और वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत जाएंगे, तो फिर वो उनको वो जो एक जहाज़ उड़ेगा जहांगीर तरीन का, उनकी भर्तियाँ मुख्तलिफ पार्टी में हो जाएंगी और ज़्यादातर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हो जाएंगी और वो फिर हिस्सा बन जाएंगे हमारा वोट बैंक उसके ऊपर बल्ले के निशान पर, जैसे नूर आलम खान, राजा रियाज एंड कंपनी, वो सारे वो थे तो बल्ले के निशान पे। जी। वोट तो उन्होंने इमरान खान के नाम का लिया था, बैठे थे वो दूसरों की सफ़ों में, हम्म। एंजॉय उन्होंने दूसरों के साथ किया। तो अभी तो सूरत हाल ये बन गई है, तो बाइकआउट कर दें। हम्म। ये अगर बाइकआउट का फैसला कर देते हैं, दैट इज़ दी ओनली थिंग विच कैन प्रोवाइड सम लेजिटिमेसी अल्टीमेटली टू द रिजल्ट्स, क्योंकि उनको गन पॉइंट पे तो बाइकआउट नहीं करवा रहे ना, उनके जो उसके हवाले से मारूजात हैं वो अदालतों में चले जाएंगे, वो फिर लिटिगेशन चलती रहे, वो सुनते रहें। बाइकआउट का मतलब यह है कि आप फेज आउट हो गए, आप फेज आउट हो गए, अब फैसला तो आपने कर लिया, आप कमज़ोर विकेट पे चले गए, आपके पास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, आपके हक में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा और आपका ये अपना डिसीजन है, आप कहते हैं कि जनाब ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, बस फिर को चीखते चिल्लाते रहें। ओनली बायकॉट गिव्स अ वेरी फेयर चांस टू अदर पार्टीज कि पीटीआई मैदान में नहीं है। अगर पीटीआई मैदान में है, वो ये फैसला कर लेती हैं, और जो कि अभी तक इमरान खान नज़र आता है। देखिए, ये जो सारा का सारा सिचुएशन है ना, इट हैज़ टू बी रिलैक्स्ड। ऐसे इलेक्शन नहीं होगा, ये आप देखेंगे, ये 13 जनवरी तक बैलेट पेपर जो है वो जब प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा ना, उसके बाद ये जो सतह नज़र आ रही है ये स्केल डाउन होगी अल्टीमेटली। और स्केल डाउन होने तक ये जो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि देखें, जब अगर टाइम बॉम्ब लगा हुआ हो टिक और लो।
और वो जो उसका जो टिकिंग टाइम बॉम्ब है वो उसने रिवर्स में चलना शुरू कर दिया, और आपको पता ही है वो आपने जनाब आग लगा दी फीते को और वो जलता हुआ बॉम्ब की तरफ जा रहा है। तो वो जैसे जैसे वो वक्त करीब आता है ना, तो पैनिक शुरू होता है और फिर पैनिक में आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, पैनिक में आप रिएक्ट करते हैं, आप फिर गलती करते हैं। मुझे तो इस सारी सूरत हाल में दो वजूहत समझ आती हैं। एक ये कि पीटीआई पैनिक कर जाए और ऐसा कोई काम करे कि जिससे उनके खिलाफ केस बने। दूसरा मामला यह है कि पीटीआई बाइकआउट का ऐलान कर दे। पीटीआई अगर बाइकआउट का ऐलान करती है तो वो सुसाइडल है, क्योंकि उसमें देखें 12 करोड़ 85 लाख रजिस्टर्ड वोटर है। ये सबको मालूम है कि 35 साल से नीचे वाला वोटर तो किसी और जमात के पास जो कि ना 5 होने करोड़ के से बराबर- ज्यादा है। ना होने के बराबर है। यानी एवरीबडी नोज अबाउट इट। ये कोई उसकी बात नहीं है, ये पीटीआई के अपने सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं उनकी कैलकुलेशंस हैं कि उनके पास 35 अंडर 35 वोटर जो है ना वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनके पास है, 90-95 तो डर भी तो उसी वोटर का, और वो 5 करोड़ से ज्यादा है। और वही वो वोटर है जो ज्यादा मोटिवेटेड है, जो जाके वोट पोल करेगा, वही डिसाइड कर रहा है कि वज़ीर आज़म कौन बने। उसमें बीमारी की रोशो कम है, उसमें मौसम की सऊबत बर्दाश्त करने का हौसला ज्यादा है, उसके अंदर अपने हवाले से और डिसीजन लेने की तड़प ज्यादा है, वो फोकस्ड ज्यादा वो है, फोकस ज्यादा है, वो इन्वॉल्व्ड ज्यादा है, वो टिकटॉक के ऊपर ज्यादा है, वो फेसबुक पे ज्यादा है, वो यूट्यूब Reactionary पे ज्यादा ज्यादा है। है, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, वो रिएक्शनरी ज्यादा है, वो गाने ज्यादा सुनता है, वो नगमे ज्यादा सुनता है, वो खबरें ज्यादा सुनता है, वो टिकटॉक ज्यादा देखता है। तो वो है सबसे बड़ा मसला। वहां पर मुस्लिम लीग नून की पजीराई नहीं है। उससे ऊपर की एज ब्रैकेट में जाके रेशोज बहुत चेंज हो जाती है क्योंकि जिन लोगों के देखें ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कुछ लोग हैं जो पुराने पिपले हैं, कुछ लोग हैं जो पुराने नवाज शरीफ के साथ चलने वाले हैं। आपको अगर सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त अगर अखबार टेबल पे देखने की या रखने की आदत है ना, अब उस अखबार में वो जंग अखबार अक्सर आप खोलते हैं तो उसमें वो मास्ट हेड के बाद एक दो खबरों के बाद नीचे सारे इश्तिहार लगे हुए होते हैं, और खबरें अखबार से गायब हो चुकी हैं। खबरें अखबार में अब आपको मिलती ही नहीं है। अखबार जो है वो रात के, जिसने 9 बजे का या 12 बजे का बुलेटिन देखा है ना, उसकी हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने 9 बजे का बुलेटिन छापा हुआ है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। खबर आपको एक्सक्लूसिव कोई नई चीज कोई वो नहीं मिलती, कॉलम्स होते हैं, फ्रेश होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर आपको नाश्ते की टेबल के ऊपर अखबार देखने की आदत होगी है ना, तो अब मामला ये होता है कि फिर आपसे नाश्ता नहीं होता जिस वक्त तक वो अखबार, सर्टन अखबार आपकी टेबल पे ना जी पड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरीके से वो जो मुख्तलिफ जमातों के सपोर्टर्स हैं, उनमें बहुत सारे हैं जो ज़ाहिर है कि जिन्होंने कनेक्ट किया भी है पीटीआई के साथ, या वो जो पीटीआई के साथ पहले कनेक्ट हुए थे वो अब उस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं, बट अदरवाइज उसमें टेंडेंसी डिफरेंट है। फिर उसमें एज फैक्टर में शदीद सर्दी में पोलिंग स्टेशन जाना, लाइन में ज़्यादा देर 2 घंटे 3 घंटे खड़े होना वोट पोल करने तक, वो कम है टेंडेंसी। तो उस एज की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती जितने इस एज ग्रुप की पॉपुलैरिटी मैटर करती है, क्योंकि ये नज़र भी आएगा, ये दिखेगा भी, ये मोटरसाइकिल के ऊपर भी फिर भी रहा होगा, ये नारे भी लगा रहा होगा, इसने झंडा भी उठाया होगा, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जो सूरत हाल है पीटीआई के लिए वो ये है कि जनाब वो क्लेम करते हैं कि हमारा कितना परसेंट है, 62% मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम पे तो ये कहते हैं ना कि 80। हमारा 85% है, कि हमारे पास 85% लोग पाकिस्तान में बिल्कुल सही। हमारे साथ हैं। आज अगर आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि 62% यानी 38% से नीचे हो टर्न आउट। अगर लोग जा नहीं रहे ना अपना वोट पोल करने के लिए, फिर उनका वोट पोल करना कोई मसला नहीं। सही। जो बंदा खुद जा रहा है, जाके अपने वो निशान कटवा रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है और फिर उस तरीके से वोट पोल हो रहा है, फिर तो है। फिर वो जब एक दफ़ा वो बंद हो जाता है, डब्बे में चला जाता है, फॉर्म साइन हो जाता है, बोरी बंद हो जाती है, आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं ना, वहाँ पर आपका पोलिंग एजेंट मौजूद होता है ना, आप इलेक्शन उसके पोलिंग स्टेशन पूरे के करीब प्रोसीजर का फटक रहे हिस्सा ही होते नहीं हैं, होते। वो आप उस हिस्से से ही आउट हो जाते हैं, उस प्रोसेस से आप आउट हो जाते हैं, आपका नॉमिनेटेड उम्मीदवार नहीं होता और पार्टी का नहीं होता, फिर ये सारे मामला खत्म हो जाते हैं। तो वो है बेसिकली बाइकआउट का मामला। लेकिन इसमें ये देखा है हमने कि अभी तक
इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के हवाले से आप एक चीज़ और भी गौर करें ना, वो खबर मानिका वाला केस कहाँ गया? उसमें फर्द जुर्म आयद होगी। और कहाँ पे वो टीवी के ऊपर स्पेस क्यों नहीं बना नहीं, रहा? वो नहीं है, तवज्जो नहीं है उस तरफ। वो चेंज हो गई ना। फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप के सामने रोज़ आना एक नई चीज़ आ रही है, ये भी फर्द जुर्म आयद होगी, ये हो हाँ, जाएगी, इलेक्शन तो इन और वो इलेक्शन पीछे कमीशन में चले भी जाए। होगी। किसी एक ने कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स दिए? नथिंग। नहीं दिए। वो सारे प्रोसेस में ये है कि जिस वक्त आपको अब वो टाइम है कि जिसमें नर्व्स का गेम है, जिसे कहते हैं ना कि असाब का खेल। असाब का खेल ये है कि आपको पता है कि भाई 13 जनवरी को बैलेट पेपर ने छपने चला जाना है, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्टोरल सिंबल अलॉट हो जाने हैं, नाम फाइनल हो जाने हैं, लिस्ट चली जानी है, फिर छपाई होगी और फिर वही बैलेट पेपर होगा। सही। पैसा भी लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उससे पहले पहले ये जितनी सिचुएशन है ना, इसमें या पैनिक करके आप बाइकआउट और उसकी तरफ चले जाएं, या जो एक सेट ऑफ डिमांड्स हो सकता है। देखिए हम वो अभी तक इस तमाम प्रोसेस में हमने ये देखा है कि इमरान खान जो है, जो कैदी नंबर 943 है, अडयाला और अटक का 804, वो नहीं मान रहा। सही। और वो अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन तो होगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का अगर कोई वाहिद प्लान है, बाकी तो ये सारी डिटेल्स हैं छोटी मोटी जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये इस बात पर अंधा एतकाद रखता है, यानी पीटीआई को इस वक्त है, वो नजर आता है कि वो इसका इजहार भी करते हैं कि हमारा असल में प्लान ये है कि हमने किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन वाले दिन तक का टाइम गुजारना है, इलेक्शन वाले दिन लोग संभाल लेंगे। बिल्कुल वो सही। बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं हटे, वो निकलेंगे, निकल के वोट डालेंगे, और वोट जो है वो उनकी फेवर में होगा, और इतना ज़्यादा होगा कि उसको चेंज करना नामुमकिन हो मुमकिन जाए। नहीं होगा। और इसी बुनियाद के ऊपर उनकी सारी पॉलिसी है। बाकी ये सारा कुछ जो है ना वो लेफ्ट राइट की डिटेल्स हैं। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक हो सकती है, बल्ले का निशान वैसे तो मिलेगा अल्टीमेटली, ऐसा इलेक्शन कोई कोई मानेगा नहीं ना। कौन मानेगा फिर उस इलेक्शन को? सही। जिसमें अब ये इस प्रोसेस के जरिए पीटीआई अगर आउट हो जाती है, नोबडी विल एक्सेप्ट दोज इलेक्शंस। तो आपने 2 महीने, 4 महीने, 11 महीने, 12 महीने का एक और लाइफ लाइन लेना तो आप ले लें। सही। फिर वो करने की जरूरत ही नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन दिलवा देते काजी साहब से, या अपना वो थोड़ा सा और लटका लेते, काजी साहब आ जाते, फिर काजी साहब से वो करवा लेते, सही। या उमरता बंदयाल साहब से करवा लेते, या फिर जो है वो काकड़ साहब को फिर आप कंटिन्यू कर लें। अगर आपने इलेक्शन करवाना है उसमें कोई थोड़ी सी तो लेजिटिमेसी होनी चाहिए ना, कि गुंजाइश जिसके पैदा बुनियाद पे करें वो। सब जमातों के लिए। तो बहरहाल देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल तरीके इंसाफ का मेरे ख्याल में अगर कोई प्लान असल में है तो वो ये है कि लोग निकलेंगे और लोग उन्हें वोट देंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।